हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे आईटीसी के कुछ फर्दर टॉपिक्स। और जहाँ पे हमारी लास्ट वीडियो फिनिश हुई थी हम उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। हमने लास्ट वीडियो में वाइल लूप को कवर किया था, एक्सटेंसिवली वाइल लूप को कवर किया था। और अब हम जो है वो दो और जो लूप्स हैं हमारे पास, यानी कि जो फॉर लूप और डू वाइल लूप, इन दोनों को चेकआउट करेंगे इस वीडियो में। और उससे पहले हम जो है वो स्ट्रिंग के बारे में चेकआउट करेंगे। अभी तक की वीडियोस में हमने जो डेटा टाइप्स देखे हैं वो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट के ऊपर ही हम लोग रहे हैं। अब हम स्ट्रिंग की बेसिक इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर हमें चाहिए, ताकि हम जो है वो स्ट्रिंग्स को इनपुट कर सकें और उसको आउटपुट कर सकें, उसकी मैनिपुलेशन एक बेसिक लेवल की कर सके। तो वो हम देख के उसके बाद हम फॉर लूप को देखेंगे, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद जो है हम उसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और लूप में क्या चीज़ हमें जो है वो ख्याल रखना चाहिए। उसके अलावा वाइल लूप में और फॉर लूप में क्या सिमिलरिटी है। सिमिलरली हम डू वाइल देखेंगे, डू वाइल और वाइल में क्या सिमिलरिटी है, एंड सो ऑन। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स जो है वो बेसिकली सी प्लस प्लस के अंदर एनीथिंग इन डबल कोटेशन, डबल कोटेशन के अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो स्ट्रिंग्स कहलाते हैं। ओके, ये चीज़ तो हमें पता है, ये तो हम अभी तक करते आ रहे हैं। तो क्या हम इसको सेव भी करा सकते हैं? इसका कोई वेरिएबल भी हो सकता है? बिल्कुल। जिस तरह इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, इस तरह हमारे पास स्ट्रिंग के वेरिएबल्स भी डिक्लेयर किए जा सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग एंड वेरिएबल नेम। ये हमारा वेरिएबल का नाम है जिसको हमने दिया है यूज़र नेम। तो अगर अब ये लिखेंगे तो क्या ये एक कंप्यूटर की पहचानी हुई या कीवर्ड है जिस तरह इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट है? नहीं। स्ट्रिंग जो है, ये वाला जो स्ट्रिंग हमने लिखा हुआ है, ये कीवर्ड नहीं है, विच मीन्स कि इसको एक हेडर फाइल चाहिए। हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, ये हेडर फाइल आप इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो एक प्रोग्रामर डिफाइंड डाटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप नहीं है, प्रोग्रामर डिफाइंड डाटा टाइप है। इसलिए हमें इसके लिए जो है वो हेडर फाइल ऐड करनी पड़ती है। और हमारे पास एग्जांपल, हम लिखें स्ट्रिंग, वेरिएबल का नाम जो कि यूज़र नेम, और उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर हमने जो है ना वो जो भी कुछ लिखा है वो सब जाके इस वेरिएबल के अंदर यूज़र नेम में सेव हो जाएगा। इसी तरह हम जो है स्ट्रिंग में इनपुट भी ले सकते हैं। हमने लिखा स्ट्रिंग यूज़र नेम और सी इन यूज़र नेम। हम इस तरह से जो है ना वो कंसोल के ऊपर यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल्स के अंदर। और हमारे पास जो है वो सी इन का जो फंक्शन है जिसके ज़रिए हम इनपुट ले रहे हैं, उसमें एक इशू आता है। और वो इशू ये है कि अगर आप वो लिख रहे हैं हेलो स्पेस बार वर्ल्ड, तो जैसे ही आपने स्पेस बार लिखा, जैसे ही आपने स्पेस बार लिखा तो एग्जिट हो गया, यानी कि आपने सी इन जो है वो सिर्फ हेलो को स्टोर करेगा यूज़र नेम के अंदर और वर्ल्ड को नहीं करेगा। उसके सोल्यूशंस हैं, लेकिन वो अभी हम एडवांस्ड है बातें हैं, हम उस लेवल पे नहीं जाना चाह रहे हैं। हम बस बेसिक इन्फॉर्मेशन रखना चाह रहे हैं अभी, कि अगर हम स्ट्रिंग को मैनिपुलेशन पे काम करना चाहते हैं अपने इस आईटीसी लेवल के ऊपर, बेसिक नॉलेज लेवल के ऊपर, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम सी इन के ज़रिए इनपुट ले रहे हैं तो हमने स्पेस इस्तेमाल नहीं करनी। क्योंकि जैसे ही हमने स्पेस बार प्रेस किया तो क्या होगा कि स्पेस बार के बाद वाला वर्ड जो है वो वेरिएबल में स्टोर नहीं होगा, स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर वो नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको आउटपुट में दिख रहा है कि हमने एंटर किया था हेलो स्पेस बार वर्ल्ड, लेकिन जो है सिर्फ हेलो स्टोर हुआ। क्यों? क्योंकि सी इन जो है वो वाइट स्पेस के ऊपर ब्रेक कर जाता है। वाइट स्पेस मतलब स्पेस बार के ऊपर। इसी तरह आपके पास एंटर के जो की है, अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो एंटर को भी जो है वो स्टोर नहीं करता। एंटर भी जो है वो आपका स्ट्रिंग के अंदर स्टोर नहीं होता। स्ट्रिंग के अंदर अगर आप एम्प्टी स्ट्रिंग दें, यानी कि डबल कोटेशंस खाली लगा दिए और उसके बीच में कुछ नहीं है, तो उसको हम कहते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग या नल। एम्प्टी स्ट्रिंग या नल। और नल जो है उसका एस्की कोड होता है 0। ठीक हो गया। और हर स्ट्रिंग के आखिर में
जो है ना वो आपका लगता है, वो हम डिटेल में बाद में जब इसको हम जाएंगे डिटेल में पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स को तो तब चेकआउट करेंगे. सो लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग क्या होगी कि आपकी जो है वो जब तक नल कैरेक्टर से पहले पहले तक, स्टार्टिंग से लेके नल कैरेक्टर से पहले पहले तक जो है वो आपकी लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग कहलाती है. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लिखा हेलो स्पेस बार वर्ल्ड, तो हेलो के ऊपर जो है वो ब्रेक हो गया क्योंकि हम सीन यूज़ कर रहे थे. हेलो और ब्रेक हुआ तो HELLO 5 है, तो उसने लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 5 बताया. ठीक है. सो मूविंग फॉरवर्ड हम फॉर लूप के ऊपर आते हैं. फॉर लूप्स जो है हमारे वो उसके स्ट्रक्चर क्या है, उसका स्ट्रक्चर ये है कि फॉर लूप के अंदर 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. पहला इनिशियल स्टेटमेंट, दूसरी लूप कंडीशन और तीसरी अपडेट स्टेटमेंट. ठीक है. हमने वाइल लूप देखा था, उसमें सिर्फ लूप कंडीशन थी. एक्सप्रेशन ये लूप कंडीशन या टेस्ट कंडीशन जो हम कहना चाहें. तो इसी तरह फॉर लूप के अंदर आपके पास आती है इनिशियल स्टेटमेंट, लूप कंडीशन या टेस्ट कंडीशन. ठीक है. लूप कंडीशन या टेस्ट कंडीशन, उसके बाद अपडेट स्टेटमेंट. ये इसके 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, 1 2 एंड 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं फॉर लूप के अंदर. और फिर उसके बाद उसकी बॉडी, अगर आप एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो एक लाइन बगैर किसी ब्रैकेट्स के, और अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट्स लगा सकते हैं. अगर हम इस फॉर लूप के स्ट्रक्चर का फ्लो चार्ट देखें तो हमारे पास सबसे पहले इनिशियल स्टेटमेंट में जाएगा एक दफ़ा, सिर्फ वन टाइम. उसके बाद लूप कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट में जाएगा. स्टेटमेंट के बाद वो जाएगा अपडेट स्टेटमेंट में एंड देन कमिंग बैक टू द लूप. इनिशियल स्टेटमेंट में नहीं जाएगा. यानी कि अगर मैं इसको इस कंडीशन के ऊपर लगाऊं तो सबसे पहले आएगा 1 2 3. गलत, ये 3 नहीं है, 3 आएगा यहाँ पे. 3 में आएगा स्टेटमेंट में, 4 में आएगा अपडेट स्टेटमेंट में, फिर 5 में आएगा लूप कंडीशन, 6 में आएगा स्टेटमेंट, 7 में आएगा अपडेट स्टेटमेंट, फिर 8 में आएगा लूप कंडीशन, 9 में आएगा स्टेटमेंट और 10 में आएगा अपडेट स्टेटमेंट और 11 में लूप कंडीशन एंड सो ऑन. यानी कि हमें ये पता लग रहा है कि इनिशियल स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ एक दफ़ा चलेगी, वो लूप का हिस्सा नहीं होगी, जैसा कि हमें यहाँ पे फ्लो चार्ट से भी पता लग रहा है. अब हमारे पास एक एग्जांपल है. अभी हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात की तो हम स्ट्रक्चर्स को ही इस्तेमाल करके चेकआउट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है जी. इस एग्जांपल में क्या है कि हमारे पास इंट ए, एक हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया, और यूज़र नेम एक हमारे पास स्ट्रिंग का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, और यूज़र से हमने इनपुट लिया स्ट्रिंग सी इन यूज़र नेम. और उसके बाद हमने क्या किया, a इज इक्वल टू 1, a को इनिशियलाइज किया. ठीक है. a लेस देन 10, a प्लस प्लस. और उसके बाद सी आउट, सिंगल कोटेशन के अंदर स्पेस बार है, यहाँ पे सिंगल कोटेशन में हमने स्पेस बार दी हुई है, एंड सी आउट यूज़र नेम. ठीक हो गया. ए सी आउट ए स्पेस बार यूज़र नेम, ये 3 चीज़ें हमारे पास प्रिंट होंगी, ए की वैल्यू, स्पेस बार और यूज़र नेम की वैल्यू. ठीक हो गया. तो लूप में अगर हम देखें तो लूप क्या करता है, जैसे कि हमने वाइल लूप में देखा था, टेस्ट कंडीशन अगर लेस देन 0 है तो क्या होगी, वो आपका जो है वो जब तक ए की वैल्यू लेस देन 10 रहेगी लूप आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा, लूप की बॉडी आपकी एग्जीक्यूट होती रहेगी. तो इसी तरह हमने जो है वो इसकी भी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं कि आपके पास ए की वैल्यू 1 है. ठीक है. ए की वैल्यू 4 बाइट्स, ए की वैल्यू 1 है. उसके बाद टेस्ट होगी 1 लेस देन 10 विच इज़ ट्रू, बॉडी में आएगा. आउटपुट पे आपके पास ए को प्रिंट करेगा. ठीक है. आउटपुट आपका फॉर एग्जांपल ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है. आउटपुट पे आपका प्रिंट करेगा ए की वैल्यू विच इज़ 1, देन स्पेस बार एंड देन यूज़र नेम की वैल्यू. तो यूज़र नेम की वैल्यू सपोज हमने जो है वो हेलो दी है, तो यहाँ पे आ जाएगा हेलो. ठीक है. उसके बाद करेगा ए प्लस प्लस, ये ए की वैल्यू हो जाएगी 2 लेस देन 10 विच इज़ ट्रू. फिर बॉडी में आएगा तो 2 हेलो
ठीक है जी। एंड फिर ए प्लस प्लस करेगा, ए की वैल्यू हो जाएगी अब 3, ठीक है, एंड 3 हेलो एंड सो ऑन, जब तक कि ये 9 हेलो तक नहीं पहुंचेगा। जब 9 हेलो पे पहुंचेगा तो उसके बाद ए प्लस प्लस होगा और ए की वैल्यू जब 10 हो जाएगी तो आपके पास 10 लेस देन 10 फॉल्स हो जाएगा और प्रोग्राम आपका एग्जिट कर जाएगा। इसको अगर हम देखें तो हमारा फ्लो चार्ट के हिसाब से बिगिन डिक्लेयर ए एंड यूज़र नेम, इनपुट यूज़र नेम, फिर वेरीफाई करेगा ए लेस देन 10, ठीक है ना। ये आपकी इनिशियलाइजेशन है, ये आपका इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है, ठीक है। ये आपकी टेस्ट कंडीशन आ गई ए लेस देन 10। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा कि सिस्टम पॉज और एग्जिट कर जाएगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या करेगा, आउटपुट ए, आउटपुट यूज़र नेम, ठीक है ना, 11 12 पहले ए को आउटपुट करेगा, यूज़र नेम को आउटपुट करेगा, उसके बाद करेगा ए प्लस प्लस। ये आपकी जो अपडेट स्टेटमेंट है, ठीक है। और अपडेट स्टेटमेंट के बाद वापस आ जाएगा टेस्ट कंडीशन पे। आप देख सकते हैं कि जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है फॉर लूप का, ये एग्जीक्यूट सिर्फ वन टाइम हुआ था, और वो भी लूप के भी चेकिंग से पहले, लूप की टेस्ट कंडीशन चेक होने से पहले जो है वो आपकी ये इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट चेक होता है, और उसके बाद फिर वो इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास जैसे कि हम एग्जांपल देख रहे थे आउटपुट की, तो वही हमारे पास एग्जांपल मौजूद है कि अगर यूज़र ने हेलो वर्ल्ड इनपुट किया तो 9 दफ़ा हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। राइट, तो अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इसी एग्जांपल को अगर हम चेकआउट करें कि लेट से हमने इसमें से निकाल दी आपकी जो स्ट्रिंग की स्टेटमेंट है, तो ये वही सेम एग्जांपल है जो हमने लास्ट टाइम देखी है। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस आपके पास ये आ जाता है कि अब ये सिर्फ इंटीजर्स के ऊपर चल रही है, एंड दैट्स इट। तो अगर हम इसको सिर्फ चेकआउट करें तो क्या होगा कि हमारे पास 1 से लेकर 9 तक आउटपुट प्रिंट होगा, ठीक है। और अगर हम उसका फ्लो चार्ट चेक करें तो डिक्लेयर ए, इनिशियलाइज ए इक्वल टू 1, ए लेस देन 10, सिस्टम पॉज, एंड आउटपुट, आउटपुट एंडल, a plus plus, and going back to the loop test condition, and this will be the output, right? So it is the same except हमने इसमें क्या किया कि हमने जो है वो इसमें से अब स्ट्रिंग को निकाल दिया, और स्ट्रिंग के बगैर सिर्फ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रिंट कर रहा है। एंड वन मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट इन द फॉर लूप अपडेट स्टेटमेंट ऑलवेज एग्जीक्यूट्स। एक दफ़ा आप लूप की बॉडी में आ गए तो ये लाजमी एग्जीक्यूट होगा, इसके एग्जीक्यूशन के बगैर काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम अब चेक करते हैं फॉर लूप और वाइल लूप की सिमिलरिटी है। हमने दो किस्म के लूप्स पढ़ लिए हैं, फॉर लूप पढ़ लिया है और वाइल लूप पढ़ लिया है। तो फॉर लूप और वाइल लूप में क्या सिमिलरिटी है, अगर हम यहाँ पे चेकआउट करें तो ये एक एक प्रोग्राम है जो एक फॉर लूप से हो रहा है। यहाँ पे ये हमारे पास फॉर लूप है और ये हमारे पास वाइल लूप है। अगर हम देखें तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, ये जो हमारी ये वाली लाइन है इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, वो हमारे पास यहाँ पे हो गई। फिर ये जो हमारी टेस्ट कंडीशन है, टेस्ट कंडीशन यहाँ पे भी टेस्ट कंडीशन है, और उसके बाद हमारा जो ए प्लस प्लस है वो हम यहाँ पे बॉडी में लिखा हुआ है, इस ए की जगह पे हमने यहाँ पे ए प्लस प्लस कर दिया। तो काम तो सारे वो उस तरह के हो ही रहे हैं। तो सिमिलैरिटी कहाँ से आती है, सिमिलैरिटी इस तरह से आती है कि आपने अगर फॉर लूप को और वाइल लूप को सेम करना है तब फॉर लूप को इस तरह भी लिख सकते हैं। आप देखें फॉर लूप की इनिशियलाइजेशन हमने खाली छोड़ दी, ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें एग्जीक्यूशन होगी आपकी, और ये हमने ए इक्वल टू 1 कर दिया। अब देखें लाइन नंबर 5 फॉर लूप की और लाइन नंबर 5 वाइल लूप की सेम हो गई। फिर हमने कहा जी फॉर, और टेस्ट कंडीशन लगा दी, बिल्कुल सेम हो गई टेस्ट कंडीशन आपकी, और उसके बाद हमने ए प्लस प्लस यहाँ पर कर दिया। तो अगर हम चेक करें तो हमारे पास फॉर लूप और वाइल लूप बिल्कुल सेम हो गया अब। सो दिस इससे हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, ये क्या बताना चाह रहे हैं कि फॉर लूप को हम वाइल लूप से रिप्लेस कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा हम वाइल लूप को फॉर लूप से भी रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है।
सो मूविंग फॉरवर्ड कुछ ट्रिक्स देखते हैं। अगर हमारे पास ये वाला कोड हो तो इसमें हमारे पास i इज इक्वल टू 10, i लेस देन इक्वल टू 9, i प्लस प्लस। तो आपके पास ये जो एग्जीक्यूशन है ये कहाँ तक एग्जीक्यूट होगा ये कोड आपका। सो अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा ब्लैंक। ब्लैंक क्यों आएगा? क्योंकि i की वैल्यू क्या है? i की वैल्यू है 10, i की वैल्यू है 10, 10 लेस देन इक्वल टू 9 नहीं होता। तो इसलिए क्या होगा कि ये वाली लाइन स्किप हो जाएगी। क्यों? फॉर लूप फॉल्स हो गया। फॉर लूप फॉल्स हो जाएगा तो ये लाइन चलेगी नहीं। जब ये लाइन चलेगी नहीं तो बस सी आउट आपका नेक्स्ट लाइन का आके आपके पास स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। इस एग्जांपल में क्या होगा? इस एग्जांपल में हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया है। अगर सेमीकोलन हमने लगाया और अब इस प्रोग्राम को हमने चलाया तो अब क्या होगा? आपके ख्याल में यहाँ पे 1 से लेके 10 तक प्रिंट होना चाहिए। ये आपका सिंटेक्स एरर नहीं है, ये आपका लॉजिकल एरर है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट आपका हो जाएगा और आपका स्क्रीन पे 11 प्रिंट होगा। 11 कैसे प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे आउटपुट पे आपके पास? क्योंकि जब आप यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे तो ये समझा जाएगा कि फॉर लूप की कोई बॉडी नहीं है। समझा ये जाएगा कि फॉर लूप की कोई बॉडी है ही नहीं। और ये जो लाइन नंबर 7 है ये अब ये फॉर लूप की बॉडी नहीं है, ये सिंपल फॉर लूप के बाद एग्जीक्यूट होगी। ये फॉर लूप के बाद एग्जीक्यूट होगी। तो जब फॉर लूप की बॉडी कोई नहीं तो क्या करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि इस तरह वो स्टेप्स में उसको चलाता रहेगा और i को वैल्यू को इंक्रीज करता रहेगा। यानी कि i की वैल्यू 1 आएगी, 1 लेस देन इक्वल टू 10 करेगा, 1 लेस देन इक्वल टू 10 करेगा जो कि ट्रू होगा। उसके बाद बॉडी कोई भी नहीं, फिर i प्लस प्लस कर देगा। जब बॉडी कोई नहीं है तो कहाँ जाता है? बॉडी के बाद अपडेट स्टेटमेंट पे जाता है। तो अपडेट स्टेटमेंट पे आके वो उसको 2 कर देगा, फिर 2 लेस देन 10 एंड सो ऑन। तो जब पूरा फॉर लूप चल जाएगा और 10 लेस देन इक्वल टू 10 वो भी बिल्कुल चलेगा। और जब 11 पे वैल्यू पहुंचेगी 11 लेस देन इक्वल टू 10 जो कि फॉल्स हो जाएगा तो ये लूप को एग्जिट करेगा और फिर ये लाइन नंबर 7 के ऊपर जाके आपका 11 प्रिंट कर देगा और आपका प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। इस एग्जांपल में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो जो आउटपुट है हमने i को 2 से इनिशियलाइज किया। हम कर सकते हैं और अपडेट स्टेटमेंट को हमने प्लस प्लस की बजाय कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर मल्टीप्लाई वाला इस्तेमाल किया। i मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2। ये इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? सिर्फ ये बताना है कि इसमें हम अपडेट स्टेटमेंट में कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं, प्लस प्लस की, माइनस माइनस की, माइनस इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू, जो भी हम लगाना चाहें हम इसमें लगा सकते हैं। तो अगर हम इसको अब चलाएंगे तो क्या होगा? अब हमारे पास आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि आप 2 से शुरू करेंगे, 2 लेस देन 100 इट इज़ ट्रू। आउटपुट पे 2 प्रिंट हो जाएगा। 2 प्रिंट होने के बाद 2 टू ज़ा 4 कर देगा इसको यहाँ पे। अब i की वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 लेस देन 100 बिल्कुल ठीक है। फिर 4 टू ज़ा 8, 8 लेस देन 100 बिल्कुल ठीक है। फिर 8 टू ज़ा 16 एंड सो ऑन। ये देखें 64 तक आपका पहुंच जाएगा। 64 टू ज़ा 128 हो जाता है तो फिर वो फॉल्स हो जाएगा तो आपका प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। तो आप इस तरह की बहुत सारी और भी लूप के अंदर जो है ना इंटरचेंज कर सकते हैं। उसके अंदर ट्रिक्स है, उसको आप खेल सकते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का जो है वो इस तरह का है कि पहले डू आपका कीवर्ड, फिर आप स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर आप वाइल लूप की एक्सप्रेशन लिखेंगे एंड ऑफ कोर्स द स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अभी तक हमने जो 2 लूप्स पढ़े थे फॉर और वाइल, इन दोनों में हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाते थे, इसका सिंटेक्स का पार्ट नहीं था। डू वाइल के अंदर ये सिंटेक्स का पार्ट है कि आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि डू वाइल में सबसे पहले बॉडी आपकी एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद आपकी टेस्ट कंडीशन चलेगी। वाइल लूप के अंदर क्या होता था या फॉर लूप के अंदर क्या होता था कि जब तक टेस्ट कंडीशन ट्रू नहीं होती थी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। डू वाइल लूप में ये होता है कि बॉडी कम से कम एक दफ़ा पहले एग्जीक्यूट होगी,
फिर अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू होगी तो सेकंड टाइम चलेगी, फिर टेस्ट कंडीशन ट्रू होगी तो थर्ड टाइम चलेगी, एंड सो ऑन। जैसे कि आपको यहाँ पे उसके फ्लो चार्ट से भी पता लग रहा है कि पहले वो स्टेटमेंट चलाएगा, फिर वो चेक करेगा ट्रू और फॉल्स, और अगर ट्रू है तो दोबारा स्टेटमेंट चलाएगा, एंड सो ऑन। सो लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। अगर हम इस एग्जांपल में चेकआउट करें तो क्या हो रहा है कि हमारे पास सबसे पहले जो है वो आउटपुट हो जाएगा और ए प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ए की वैल्यू है 1, ए 4 बाइट्स, ए की वैल्यू 1 है। फिर हमने क्या किया, ए प्लस प्लस, यानी कि अब यहाँ पे हमने 2 कर दिया। इसको 1 मिनट। तो लाइन नंबर 8 चलेगी तो आउटपुट पे आ जाएगा 1, और फिर उसके बाद लाइन नंबर 9 से हमारा ये वैल्यू हो जाएगी 2, और चेक क्या करेगा, 2 लेस देन 5 विच इज़ ट्रू। वापस आएगा 2 प्रिंट कर देगा, उसके बाद ए की वैल्यू को 3 कर देगा। ठीक है, और उसके बाद 3 लेस देन 5 ट्रू, फिर वापस आएगा इधर 3 प्रिंट कर देगा, फिर ए प्लस प्लस इसको 4 कर देगा, और फिर 4 लेस देन 5 ये भी ट्रू है, 4 प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5, और फिर ये आएगा यहाँ पर 5 लेस देन 5, ये फॉल्स हो जाएगा, तो प्रोग्राम आपका एग्जिट कर जाएगा। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 1 2 3 4 प्रिंट होगा। अगर हम इसका फ्लो चार्ट चेकआउट करें तो प्रोग्राम बिगिन हुआ, इनिशियलाइज ए इज इक्वल टू 1, आउटपुट ए एंड एल, ए प्लस प्लस, एंड देन वी हैव द टेस्ट कंडीशन। यहाँ पे हमें ए लेस देन 5 करना है, सॉरी यहाँ पे ये 5 है, ये 10 नहीं है। ये है 5। ठीक है, ए लेस देन 5 है, अगर नहीं है ए लेस देन 5, इफ फॉल्स तो आपका सिस्टम पॉज पे चला जाए, इफ यस तो क्या चला जाए, वापस चला जाए आपका आउटपुट स्टेटमेंट के ऊपर, आउटपुट ए के ऊपर। देखिए ये आपका चल रहा है डू व्हाइल लूप। ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्रीन पे आउटपुट भी है, इसकी आउटपुट एग्जीक्यूशन। So let's look at some similarities between a do while loop and a while loop. हमने यहाँ पे देख नोट किया कि हमारे पास ये एक while loop है जिसमें हमने इनिशियलाइज पहले किया और बॉडी इसकी ये बाद में है। ठीक हो गया, और ये आपकी टेस्ट कंडीशन है। डू वाइल में क्या है, इनिशियलाइज पहले है, बिल्कुल है, बॉडी के अंदर आपने इसकी प्रिंटिंग हो रही है और उसके बाद आपकी टेस्ट कंडीशन हो रही है। अब इन दोनों में फ़िलहाल फ़र्क ये है कि जब तक ये लाइन नंबर 6 ट्रू नहीं होगी तो 7 8 9 10 एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन डू वाइल लूप में क्या होगा कि पहले 7 8 9 10 एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, और फिर अगर वाइल लूप ट्रू होगा, डू वाइल की टेस्ट कंडीशन अगर ट्रू होगी तो फिर वो सेकंड टाइम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और अगर हम दोनों को सेम करना चाहें कि हम डू वाइल लूप को वाइल लूप से रिप्लेस करना चाहें, हम क्या कर सकते हैं? ये देखें, हमें क्या करना पड़ेगा कि एक दफ़ा वाइल लूप की पूरी बॉडी वाइल लूप से पहले लिखनी पड़ेगी, वाइल लूप की बॉडी वाइल लूप से पहले लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि इस वाइल लूप के अंदर हमारे पास आउटपुट पे कुछ भी नहीं आ रहा, जबकि डू वाइल लूप में हमारे पास आउटपुट में 11 आ रहा है, क्योंकि वो पहले बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद फिर वो टेस्ट कंडीशन को रन करेगा। ठीक है, तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि बाज़ औक़ात जो आपकी कोडिंग है या लूप की बॉडी है वो इतनी बड़ी होती है कि आप उसको बार बार, यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल 100 लाइन ऑफ कोड है या 200 लाइन ऑफ कोड है, उसको आप पहले वाइल लूप से पहले भी लिखें, फिर वाइल लूप की बॉडी में भी लिखें, तो इसलिए फिर आप डू वाइल लूप एग्जीक्यूट कर देते हैं। एंड दिस गोज़ फॉर द स्टेटमेंट्स जहाँ पे आपको कम से कम एक दफ़ा बॉडी को रन करना ज़रूरी होता है, कोडिंग की पार्ट को, ताकि पहले एक दफ़ा बॉडी एग्जीक्यूट हो, फिर उसके बाद आपने टेस्टिंग करवानी है, देन यू यूज़ डू वाइल लूप। So as mentioned here, the do while loop executes at least once. do while loop की बॉडी एटलीस्ट एक दफ़ा एग्जीक्यूट होती है। अब हम क्या कर सकते हैं, जिस तरह हमने देखा था कि हमारे पास वाइल लूप में हमने 3 कंडीशन देखी थी, काउंटर कंट्रोल, सेंटिनल कंट्रोल एंड फ्लैग कंट्रोल।
तो ये सारी चीज़ें जो है हम जो है वो डू वाइल के ऊपर भी लगा सकते हैं और फॉर के ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका काउंटर कंट्रोल लूप, व्हेन यू नो द नंबर ऑफ टाइम्स, जब आपको पता है कि कितनी दफ़ा लूप में चलना है तो काउंटर कंट्रोल लूप है। अगर आपको नहीं पता कि कितनी दफ़ा लूप में चलना है और आपको ये एक की दे देंगे कि भाई इस की के प्रेस होने के ऊपर एग्जिट कर जाए तो वो सेंटिनल कंट्रोल हो जाता है। अगर आप बूलियन वेरिएबल यूज़ करते हैं तो वो फ्लैग कंट्रोल हो जाता है। सो लेट्स लुक एट सम कॉमन मिस्टेक्स। अगर ये हमारे पास हमने लिखा है फॉर लूप, तो इसमें एरर क्या है, हमारे पास लाइन नंबर 4 पे एरर है कि यहाँ पे हमने टेस्ट कंडीशन लिखी नहीं, जिसकी वजह से ये हमारा एरर आएगा। ये हमारा इन्फिनिट लूप में चलता रहेगा। ठीक है, ये हमारा लॉजिकल एरर है, लॉजिकल एरर है, इससे सिंटैक्स एरर नहीं है, ये लॉजिकल एरर है और आपका जो प्रोग्राम है वो इन्फिनिट लूप में चला जाएगा। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। इसमें अगर हम वाइल लूप के सेंटर को एम्प्टी रखते हैं तो हमारे पास ये सिंटैक्स एरर आ जाएगा। फॉर लूप के केस में सिंटैक्स एरर नहीं आएगा, वाइल लूप के केस में सिंटैक्स एरर आ जाएगा। सिमिलरली ये अगर डू वाइल लूप है और उसके भी हमने टेस्ट कंडीशन एम्प्टी रखी तो हमारे पास जो है वो सिंटैक्स एरर दे देगा। तो अगर हम जो है वो टेस्ट कंडीशन को एम्प्टी रखेंगे वाइल लूप में और डू वाइल लूप में तो हमारे पास सिंटैक्स एरर है, और अगर फॉर लूप में एम्प्टी रह गया हमारे से गलती से तो वो लॉजिकल एरर है जिसमें इन्फिनिट लूप वहाँ पे लग जाएगा, वो ऑलवेज ट्रू की स्टेट में चला जाएगा। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।